चुनाव के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसमें बीजेपी कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। 7-8% की वोट शेयर बीजेपी लीड के साथ इस समय दिख रही है। 42% पे आम आदमी पार्टी, वहीं पे 47-48% पे आम आदमी पार्ट बीजेपी का वोट शेयर दिख रहा है। और जो सीटों में जो जिस तरह की बात करें, तो वहाँ भी बीजेपी सरकार बनाने के काफ़ी करीब है। लेकिन चूँकि ये शुरुआती रुझान है, इसलिए मैं पहले ही दर्शकों को ये कह दूं कि शुरुआती रुझान है और हम शुरुआती रुझान के आधार पर ही इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी के सांसद हैं चांदनी चौक इलाके से, और प्रोफेसर बद्रीनारायण जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और नामी गिरामी प्रोफेसर हैं, जो कि सोशल एस्पेक्ट और किस तरह से चुनाव के नतीजों को डाइसेक्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपसे प्रवीण जी, और उसके बाद प्रोफेसर बद्रीनारायण के पास हम जाएंगे। तो प्रवीण जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप एक्सपेक्टेड थे इस नतीजे के लिए, आपको लग रहा था कि यही नतीजे आएंगे, और किस तरह से समझना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने जो मेहनत की, क्योंकि 2020 की जो आपकी स्ट्रैटेजी थी उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट इस चुनाव में आप लोगों ने ग्राउंड पे मेहनत की। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, हम उस आंकड़ों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इससे भी बड़े मार्जिन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली के साथ व्यवहार किया। डेवलपमेंट की बजाय अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया, दिल्ली की कोई समस्या को देखा नहीं। तो दिल्ली ने 10 साल बदहाल स्थिति को झेला है और इसलिए आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और उनके गिरोह को बहुत बड़ी सजा देने जा रही है और वो इस सजा के हकदार भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि 2020 में जो आपकी चुनावी स्ट्रैटेजी थी, 2020 के चुनाव में आप लोगों ने ज्यादातर हिंदुत्व के मुद्दे पर, किस तरह से टाइन वाक का जो मुद्दा था उसको लेकर आगे बढ़े थे। इस चुनाव को आपने बड़ा ही माइक्रो लेवल पे, जिसको कहते हैं कि लोकल बॉडी का चुनाव की, यानी कि जो सिविक इशू है, झुग्गी झोपड़ी का इशू है, जिस तरह का सैनिटेशन का इशू है, आम आदमी की जो समस्या है, उसको लेकर आपने आम आदमी पार्टी को घेरा। तो इससे आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको वो वोटों में तब्दील होता हुआ दिख रहा है नतीजा? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है, बल्कि तीन बातें। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने डेवलपमेंट किया। उस डेवलपमेंट की तुलना दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन से की। तो उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था भी बढ़ी, विश्वास भी बढ़ा और ये समझ में आया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने समर्पित भाव से पिछले 6 महीने में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से लेकर के अब तक बड़ी मेहनत की है। एक एक गली, एक एक मोहल्ले में गए, नीचे तक खूब काम किया है। मोदी जी का संदेश एक एक घर में पहुंचाया और उसका परिणाम है कि आज दिल्ली में इतने विशाल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली की भाजपा सरकार विकास की एक नई कहानी लिखेगी। प्रोफेसर बद्रीनारायण, जो प्रवीण खंडेलवाल जी कह रहे हैं उसको थोड़ा हम एक उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर कास्ट इलेक्शन नहीं होता, ये क्लास का चुनाव होता है। तो आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्या ऐसे जो चेकबॉक्स थे उसको टिक किया, जिसकी वजह से बीजेपी का परफॉर्मेंस, बीजेपी का जो बनवास है वो शुरुआती रुझानों में खत्म होता हुआ दिख रहा है? देखिए शंकर जी, बीजेपी ने इस बार जो चुनाव लड़ा है उसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है कि जो लाभार्थी चेतना है, यानी जिस लाभार्थी को अरविंद केजरीवाल भी एड्रेस कर रहे थे और उसी लाभार्थी को मोदी जी ने भी एड्रेस किया, तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। यानी एक तरफ केजरीवाल की ब्रोकन क्रेडिबिलिटी, एक दूसरी तरफ मोदी जी की इंटैक्ट एंड इवॉल्विंग क्रेडिबिलिटी। सेम पॉलिटिक्स है, बट सेम पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वैल्यू मोदी जी का ज्यादा है।
ये जनता ने इस बार बताया, अगर ये रिजल्ट आता है तो ये साबित होगा। दूसरी बात यह है कि जो लाभार्थी चेतना की एक और खूबी होती है कि वो अधिक से अधिक चाहता है, यानी जितना मिला है उससे ज्यादा चाहता है, क्योंकि जो वोटर आज की जितना तारीख ज्यादा में बहुत लेके ही जाएगा ट्रांजेक्शनल उसकी हो गया तरफ है। जाएगा। वोटर को ये तो लगता है कि उसकी जिंदगी को कौन आसान बना सकता है, तो वो ट्रांजेक्शनल जो वोटर है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत अच्छे से टारगेट किया। टारगेट किया है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा इलेक्शन हर बार की तरह इस बार भी मोदी जी ने अपने ऊपर लड़ा है। ये पूरा इलेक्शन मोदी जी ने अपने इमेज से फाइट किया है, और साथ साथ माइक्रो मैनेजमेंट। और बीजेपी इस बार बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे मीटिंग्स, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी, एक ऐसे सेक्शन को एड्रेस किया है जो बेसिकली उसका सेक्शन नहीं माना जाता था, गरीब जिसको कहते हैं, गरीब झुग्गी वाला, वहां तक पहुंचा है। और उसमें मोदी जी की इमेज और ये लाभार्थी क्रेडिबिलिटी जो है उसकी बड़ी भूमिका। इसलिए मैं कहता हूँ ये कास्ट का इलेक्शन ना हो करके ये क्लास का इलेक्शन था, और क्लास में भी ये गरीबों का के शिफ्ट का इलेक्शन था। दूसरा, मिडिल क्लास को उन्होंने जो 8वां वेतन आयोग वगैरह जो आया, उससे भी मिडिल क्लास, सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं वो सब खुश हुए, और एक नई तरह से उनके पक्ष में मोबिलाइजेशन का ट्रेंड दिखाई पड़ता है। खंडेलवाल जी, अक्सर हाँ हम ये जानते हैं कि बीजेपी इसी टेम्पलेट के साथ हर राज्यों के विधानसभा को चुनाव लड़ती है, माइक्रो मैनेजमेंट करती है, आरएसएस सहयोग करती है, मोदी जी की जो इमेज है उसके सहारे बीजेपी में जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इलेक्शन इसलिए अलग है क्योंकि ये पहला इलेक्शन था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के का जो डायलॉग है ना, कि वो दोनों कहते हैं, शशि कपूर पूछता है अमिताभ बच्चन से कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे, तो उसमें वो कहता है मेरे पास माँ है। अरविंद केजरीवाल के पास दो चीजें थी, पहली थी उनकी इमेज, यानी कि आम आदमी की इमेज, एक ऐसा नेता जो आंदोलन से निकला है, करप्शन क्रूसेडर है, और दूसरा उनका वेलफेयर मॉडल था। आपके लिए दिक्कत ये थी कि जब तक वो इमेज रहेगी बीजेपी को के लिए हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे ही एक्साइज स्कीम वाला जो कहानी आई, तो आप लोगों ने पहली उनकी इमेज को क्रैश कर दिया, डेंट कर दिया, धो दिया, और जैसे ही इमेज उनकी खत्म हुई तो बीजेपी के लिए बड़ा आसान था अरविंद केजरीवाल को धोना। आपको लगता है कि जो इमेज का जो प्रोजेक्शन था केजरीवाल का, उसका जो डाइल्यूशन हुआ, वो एक बड़ा फैक्टर बना आपके लिए इस चुनाव को जीतने में? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो हम सबको ये खुले दिल से मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल आज की राजनीति के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। उनको नौटंकी करना अच्छा आता है, विकास करना उनको नहीं आता। तो दिल्ली की जनता ने 10 साल और 2 बार उनको 3 बार मौका दिया कि वो नौटंकी दिल्ली के साथ वो कर पाए, और उस नौटंकी के कारण से दिल्ली बदहाल अवस्था में पहुंच गई। जैसा अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, ये पूरे देश में और पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश है। तो जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं दिल्ली में ये करूंगा, तो दिल्ली के लोगों को सीधा सीधा भरोसा होता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये दो बेसिक फंडामेंटल है। नौटंकीबाज की छवि टूटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्वास था वो और मजबूत हुआ, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी आज इतने विशाल बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो सवाल अब आगे होगा कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको लगता है कि विधायकों में से ही हो? देखिए, दो बात आप इस यहाँ भी दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है जहां पर केवल एक ही नेता होता है। हमारे यहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लंबी फौज है, और पार्टी तय करती है, नेतृत्व तय करता है कि कब और किस वक्त किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी और उसको क्या दायित्व दिया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों की लंबी श्रृंखला है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी समर्पित कार्यकर्ता को ये दायित्व देगा कि वो दिल्ली को लीड करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो और वो अब दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी उस नाम की भी घोषणा नेतृत्व करेगा। बद्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो जो हम जिस वेलफेयर मॉडल की बात कही हम लोगों ने, जिस बीजेपी ने एक बड़ी ही कॉम्पिटिटिव जो फ्रीवीज अरविंद केजरीवाल के मामले में उतारा,
अब आप इस भारतीय राजनीति को दिल्ली के चुनाव के बाद आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी उस फ्रीबीज का जो कल्चर है, जिसका कि एक समय में बीजेपी ने काफी विरोध भी किया था, उससे पीछे नहीं हटेगी, उससे पीछे नहीं जा सकती। क्योंकि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ये फियर फैक्टर लाने की कोशिश की थी कि भाई अगर बीजेपी आ जाएगी तो हमारी जो सारी स्कीम है उसको बंद कर देगी, और प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि वो सारी स्कीम जारी रहेगी। तो आने वाले राज्यों में आने वाले जो चुनाव हैं, ये फ्रीबी कल्चर जो बजट का एक इस समय अगर 7-8%, 10% किसी किसी राज्य में उससे भी ज्यादा है, वो और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको वोट लेने हैं। अनिमेश जी, बीच में आपकी आवाज कट गई थी, लेकिन फिर भी जितना मैंने समझा उससे ये समझा और उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि एकदम आपने सही कहा कि भारतीय जनतंत्र अब एक तरह से भारतीय जनतंत्र की राजनीति एक खास किस्म से लाभार्थी चेतना की राजनीति होने जा रही है। और उसमें जिसको फ्री भी कोई कह सकता है, कोई कहता है सोशल एम्पावरमेंट, यानी उसी चीज को, उसी कैपिटल को अगर आप फ्रीबीज की तरह यूज करेंगे तो फ्रीबी होकर रह जाएगा। फ्रीबीज का क्या है कि वो कंटिन्यूम नहीं रखता, कंटिन्यू नहीं रहता, वो एक समय दे के और फिर लिया और खत्म, देने लेने का मामला होता है। लेकिन जो सोशल सपोर्ट स्कीम में जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, तब वो लंबे समय तक आपके भीतर एक दीर्घकालीन चेतना बनाता जाता है, विकास की आकांक्षा पैदा करता है, कैपेसिटी टू एस्पायर विकसित करता है। जैसे जो गरीब हैं, जिनको चावल मिल रहा है, तो चावल मिलने से उनको खाने की समस्या रोज की दूर हो रही है। फिर उसके बाद अब वो पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आगे की बात सोच रहे हैं, तो एक कंटिन्यू, तो डिपेंड्स कि कौन सा स्टेट यानी कौन सी पावर पॉलिटिकल रिजाइन उसका कैसे इस्तेमाल करती है। तो नरेंद्र मोदी उसका एक लाभार्थी चेतना के रूप में, दीर्घकालिक चेतना के रूप में, उसको सोशल सपोर्ट स्कीम के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। और उसका एक दीर्घकालिक असर पड़ रहा है गाँव के गरीबों में, जो हम लोग सर्वेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिनमें जो अति पिछड़े, अति गरीब जो थे, जिनमें कैपेसिटी टू एस्पायर नहीं था, वो कैपेसिटी टू एस्पायर आ रहा है। जो हमारे अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी उन्होंने उसको ऐसे ही पोच किया, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन में गया तो उसके बहुत सारे लूपहोल्स, बहुत सारे डिसक्रेडिबिलिटी दिखाई पड़ी। जैसे एजुकेशन का जो पूरा इशू है, क्लासेस, स्कूल्स का जो उनका सबसे बड़ा ब्रांड था, वो किस तरह से क्रैक किया, जो हमारा मोहल्ला क्लिनिक कैसे क्रैक किया। तो ये सारी चीजें, उनकी क्रेडिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन में भी टूटी है। और जो एक आपने कहा कि जो इमेज, ब्रोकन इमेज, जिसको मैं कहता हूँ ब्रोकन इमेज की व्यक्ति हो गए। और इधर मोदी जी लगातार उसका एक दीर्घकालीन, जिसको विकसित भारत का मिशन के रूप में वो देखते हैं, इन उनका एक चीज दूसरे से जुड़ा होता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक हुआ खत्म हो गया, एक से दूसरे का कंटिन्यूम होता है। तो अगर हम के पॉलिटिक्स के क्राफ्ट को देखें तो भविष्य की राजनीति है और एक आशा को जनरेट करती है लोगों में। अभी डिपेंड करता है कि किस तरह से उस आशा को हम विकसित भारत के लिए ये स्टेट आगे बढ़ाती है, यूज कर। तो आगे जो पॉलिटिक्स होनी है पे होनी है, गरीब उसका एक बड़ा इशू होगा और अदर्स उसको ज्वाइन करेंगे। तो अब ये पहले जो गरीब और अमीर वाला जो वर्सेस था, वो खत्म होकर के एक, अच्छा इसमें क्या आ गया, स्टेट में हर आदमी लाभार्थी है, मिडिल क्लास लाभार्थी है, उच्च क्लास, ऊंचा वर्ग, हर आदमी सोच रहा है हमें क्या मिल रहा है इस स्टेट से। जो पॉलिटिक्स का डिक्शन है वो लाभार्थी की तरफ जा रही है। बिल्कुल। प्रवीण जी, ये बताइए कि आपने दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में बीजेपी पुराने जमाने में भी, अगर आप देखें कि जनसंघ के जमाने में भी, जब 67 में जब वीके मल्होत्रा मेट्रोपॉलिटन में, लाल कृष्ण आडवाणी जी मेट्रोपॉलिटन में चुनेंगे, तो उस दौरान भी बीजेपी दिल्ली में मजबूत थी। आज की तारीख में, पिछले कुछ सालों में अरविंद केजरीवाल के आने के बाद आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, विजय गोयल आए, फिर हर्षवर्धन आए, आपने किरण मोदी को भी चुनाव में उतारा। तो अब आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, कि वो अपने को आंदोलन से निकले हुए आम आदमी कहते थे, क्योंकि बीजेपी के लिए आसान होता था वो चुनाव कि अगर कांग्रेस सामने है, शीला दीक्षित सामने है, तो आप कह सकते थे कि भाई वो एक आम दूसरी पॉलिटिशियन की तरह थे। अरविंद केजरीवाल उन सबसे अलग थे, वो डिफरेंशिएटर खत्म हो गया। तो अब आपकी जो गाड़ी है वो विधानसभा में भी आगे चलती रहेगी और दिल्ली में आप आने वाले दिनों में सत्ता में बने रहेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। जिस शुचिता की राजनीति का विश्वास देकर के अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए थे, ठीक उसके विपरीत अरविंद केजरीवाल ने आचरण किया
और दिल्ली में 10 सालों में कोई स्कूल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई सड़क नहीं बनी, कोई फ्लाईओवर नहीं बना। एक भी काम अरविंद केजरीवाल नहीं बता सकते जो उन्होंने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए किया। तो इस कारण से 10 साल का पीरियड किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा होता है और अरविंद केजरीवाल फेल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का फोकस केवल और केवल सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का रहा और घोटालों में लिप्त रहने का रहा। आज उसकी सजा दिल्ली की जनता बड़ी सजा अरविंद केजरीवाल और उनकी मित्र मंडली को दे रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, दुर्दिन का अंत है, अच्छे दिन की शुरुआत है। दिल्ली के विकास का नया चैप्टर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में लिखेगी। और चूंकि आप उस इलाके से सांसद हैं जो कि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है और वहां पे कई सारे बीजेपी के पहले भी सांसद रह चुके, तो आपने इस चुनाव में क्या ऐसा देखा कि ग्राउंड पे जो पल्स था कि बीजेपी क्या वैसा डिफरेंट स्ट्रैटेजी कर रही है? एक तो ठीक है कि आपने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया कि भाई अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस के मॉडल पे या जो उनका वेलफेयर का मॉडल था उसमें ये कमियां थी जिसको आपने जनता के सामने रखा। एक आपने कॉम्पिटिटिव फ्रीवीज या जिसको कहते हैं कि आपने एक वेलफेयर का मॉडल पेश किया, लेकिन ग्राउंड पे इसके अलावा बीजेपी ने क्या किया जिससे आपको ये नतीजे दिख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने एक ही काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैसेज को हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में लेकर के गए और ये बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश है। तो हमने जो रीच आउट किया, लोगों ने उस पर भरोसा किया क्योंकि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था जिन पर लोग भरोसा करते हैं और उसके कारण से इतनी बड़ी जीत हमको हासिल हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री की तो इस बार कम रैलियां हुई, बल्कि कई सारे लोग तो ये कहते हैं कि रैली प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 3 रैलियां की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संदेश एक एक कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता हर गली में, हर मोहल्ले में, 70 विधानसभाओं में और जितने म्युनिसिपल वार्ड है सब में गली गली तक लेकर के गए हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी का संदेश जाता है तो लोगों को विश्वास होता ही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ये छवि न केवल हिंदुस्तान में है बल्कि पूरे विश्व में है और उस कारण से भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह कभी कम नहीं हुआ और किसी भी एक व्यक्ति ने भी पूरी दिल्ली में कभी ये नहीं कहा कि नहीं प्रधानमंत्री ने ये कहा था और ये नहीं किया। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों की आस्था और विश्वास है, आज की भाजपा की जीत उसका ही प्रतिफल है। एक अंतिम सवाल दोनों से, बद्री जी आपसे, फिर प्रवीण जी से। आप पार्टी यानी कि आम केजरीवाल की जो पार्टी है, दिल्ली के चुनाव में अगर केजरीवाल हार जाते हैं तो आप किस तरह से आपका फ्यूचर देखते हैं? आपको क्या लगता है कि पंजाब में जहां पे आम आदमी की पार्टी की सरकार है या दिल्ली में बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने में या उनके जो अपने एमएलए हैं वो भी कहीं ना कहीं भगदड़ होगी? आपका फ्यूचर क्या आप देखते हैं आने वाले दिनों में? मुझसे पूछा आपने? जी, बद्री जी आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी हारती है देखिए, तो आम आदमी पार्टी की जो फ्यूचर है वो अब डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और इस इलेक्शन रिजल्ट से भी ये साबित हो ही रहा है। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि जो उनका जो आइडियोलॉजिकल कैपिटल तो कुछ था नहीं, जो भी था वो एक इम्प्लीमेंटेशन, जो कहते हैं ना, जो इथिकल पॉलिटिक्स का जो उनका एक क्लेम था और इथिकल पॉलिटिक्स का क्लेम उनका टूट चुका है। इम्प्लीमेंटेशन में वो उस तरह से खरे नहीं उतरे हैं, तो अब उसके साथ अब उनको डिक्लाइन की तरफ जाना है। सवाल है कि इसमें फिर राइज कौन करेगा? तो इसमें अब राइज तो कांग्रेस कर चुकी है, बीजेपी कर चुकी है और हो सकता है कि धीरे-धीरे कांग्रेस वहां पे अपनी जगह को बनाने लगे। तो ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स रहेगी दिल्ली की, लेकिन उसमें आपको डिक्लाइन की तरफ जाना है, क्योंकि आप तो एक तरह का वो है ना, कारवां है, लोग आते रहे और जुड़ते गए। बहुत आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस नहीं है उनके, बहुत सारा कमिटमेंट के लिंकेजेस नहीं है, बहुत एक कहते हैं ना, एक्शन में आप सब इकट्ठे हो गए हैं। तो एक्शन कभी भी अलग हो सकता है, जैसे ही आप एक्शन से डी एक्शन में जाएंगे वैसे ही लोग अलग होने जाएंगे। और फिर बीजेपी एक एक्शन एंड आइडियोलॉजी की पार्टी है, कांग्रेस सर्ट कर रही है, तो धीरे धीरे शायद मुझे लगता है कि यूपी दिल्ली पॉलिटिक्स ट्रायंगल से
लेकिन बीजेपी शीर्ष पर रहेगी इस पूरे पिरामिड में। वो इलेक्शन रिजल्ट भी बताएगा और आगे चूंकि एक फ्यूचर की पॉलिटिक्स को लेके वो आ रहे हैं, विकसित भारत का पूरा जो कैंपेन है और मिशन है, मुझे लगता है वो उनको शक्ति देता रहेगा, क्योंकि नैरेटिव ऑल्सो मेक्स पॉलिटिक्स, और नैरेटिव फॉर फ्यूचर मोदी जी ने सेट कर दिया हो। खंडेलवाल जी, वेस्ट से ईस्ट तक यानी कि पश्चिमी भारत से लेकर पूर्वी भारत तक ज्यादातर जो स्टेट पार्टियां हैं उनको बीजेपी ने धो दिया, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, नवीन पटनायक हो। सिर्फ दो ऐसे किले थे, एक अरविंद केजरीवाल का नॉर्थ इंडिया में और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बचाए हुए हैं, जहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड एक तरह से इलाका है। अब आपको क्या लगता है कि अगला जो निशाना है वो ममता बनर्जी होंगी, और ममता बनर्जी की असेंबली चुनाव में बीजेपी उनको भी धोने के लिए पूरा कारवां है वो लग जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल की कोई पॉलिटिकल लीगेसी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने एक गिरोह बनाया दिल्ली के लोगों को छलने के लिए, और जिस मकसद से अरविंद केजरीवाल ने गिरोह बनाया था, अरविंद केजरीवाल अपने मकसद में कामयाब हुए। उन्होंने दिल्ली को 10 साल बहुत छला है, दिल्ली को धोखा दिया है। अब चुनाव हारने के बाद दिल्ली से ये गिरोह समाप्त होगा और अगली बारी पंजाब की है, क्योंकि पंजाब में भी यही गिरोह काम कर रहा है और पंजाब में भी इस गिरोह का अंत होगा। लोग सांस लेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जहां भी चुनाव होते हैं वहां पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है। जब बंगाल में नंबर आएगा तो बंगाल में भी हम पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बद्रीनारायण हमसे जुड़ने के लिए, और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से अगर ये नतीजे तब्दील होते हैं तो एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बीजेपी दिल्ली में बढ़ रही है। बीजेपी का जो बनवास था मदन लाल खुराना के बाद का बनवास, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये शुरुआती ट्रेंड अगर क्रिस्टलाइज होते हैं नतीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।